नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उसमें जिस चैप्टर के अंतर्गत है वो है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री मतलब प्रकाश रसायन। तो आज से हम पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री, उसमें आज बात करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। तो सबसे पहले हम ये समझे कि फोटोकेमिस्ट्री है क्या, प्रकाश रसायन या फोटोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो जरा गौर करो, इससे पहले जितनी भी आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं उसमें जब हम दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं या दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो वे सामान्यतः अभिक्रिया कर लेते हैं। यदि वे नहीं करते हैं तो हम गर्म करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ थर्मल एनर्जी हम उनको देते हैं और उसके बाद उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस हो जाती है और हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनका टेम्परेचर बढ़ाकर, जिनको हम थर्मल एनर्जी देकर फिर रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हैं, वो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस या थर्मल रिएक्शंस कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिनमें उनको हम गर्म नहीं करते रिएक्टेंट्स को, बल्कि एक सर्टेन वेवलेंथ या एनर्जी की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करती हैं। एक निश्चित तरंगदैर्घ्य अथवा ऊर्जा की विकिरणों का वो अवशोषण करते हैं और उस एब्जॉर्प्शन के बाद वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ रही ना। तो ऐसी रिएक्शंस जो फोटो रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बात समझना भाई। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन या हम बात करें सीधे फोटोकेमिस्ट्री क्या है, तो हम कहेंगे फोटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह भौतिक रसायन विज्ञान की शाखा है, डील्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, देयर मैकेनिज्म एंड देयर काइनेटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि यह भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फोटोन का अवशोषण, उनकी रासायनिक बलगति और उनकी क्रिया विधि का हम अध्ययन करते हैं। ऐसी रिएक्शंस को और ऐसी हम केमिस्ट्री को, इस ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, फोटोकेमिस्ट्री अथवा प्रकाश रसायन कहते हैं। अब इसको फिर और आगे गहराई से समझें। देखो, आपको वो पूरा याद होगा स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। उसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें हाईएस्ट एनर्जी की, तो कॉस्मिक रेज, फिर गामा रेज, एक्स रेज, फिर उसके बाद यूवी, विजिबल, आईआर, फिर उसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो वेव, टीवी एंड रडार वेव्स। इस तरह से पूरा हमने स्पेक्ट्रम को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखा हुआ है। तो उसमें से केवल जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी हम कंसीडर करते हैं वो होती है 200 से 800 नैनोमीटर। फिर ध्यान से सुने, कहाँ कौन सी रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करेगा, कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशंस का अब्जॉर्प्शन करेगा, वो है 200 से 800 नैनोमीटर वाला रीजन। अब याद करो, देखो ये 400 से 750 नैनोमीटर का रीजन किसका है, विजिबल रीजन है। 400 से 750 वाला कौन सा है, दृश्य क्षेत्र है या विजिबल रीजन है। और 200 से 400 वाला, 200 से 400 नैनोमीटर वाला कौन सा रीजन है, ये यूवी रीजन है। और 750 से 800 का कौन सा हो गया, नियर आईआर रीजन। आप समझे, मैं आपको एक बार वापस से इलेक्ट्रोकेमिकल जो स्पेक्ट्रम है वो बनाकर दिखाता हूं, इससे समझने की कोशिश करो। जैसे मानो ये तो रीजन है, ये विजिबल रीजन है, ये वो विजिबल रीजन है, दृश्य क्षेत्र है जिसको हम देख पाते हैं, ये वो विजिबल रीजन है। बात समझे। ये कहां से कहां होता है, ये होता है 400 से 750 नैनोमीटर। ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन सा रीजन है, ये आईआर रीजन है। आईआर में केवल कौन सा रीजन आ रहा है, 50 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि ये जो रीजन कवर करती है वो 200 से 400 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करता है। और ये रीजन कौन सा हो गया, यूवी रीजन। इसका मतलब इसमें कौन कौन सी रेडिएशंस काम आ रही है, यूवी, विजिबल और कुछ पार्ट आईआर का। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो यूवी, विजिबल और कुछ पार्ट आईआर का, इनके रेडिएशंस के, इस रीजन के रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से होती हैं, उनको क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस या प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो इसमें कहां से हुआ, 200 से 800 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेंगे। होता कैसे है, देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, मान लीजिए रिएक्टेंट है ए, और ये रिएक्टेंट ए क्या करेगा, रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा। और रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगा, ये इरेडिएट हो जाएगा, यानी कि ये विकिरित हो जाएगा। और विकिरित होने के बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो कोई एक रिएक्टेंट ये कहां से कहां तक की रीजन की रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करेगा, 200 से
800 नैनोमीटर तक की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा। इसका क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा, इसको इरेडिएशन स्टेट भी कहते हैं, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन बहुत तरह की होती है, पॉलीमराइजेशन भी होता है, एडिशन रिएक्शन भी होती है, सिंथेसिस रिएक्शंस भी हैं, बहुत सारे प्रकार की रिएक्शन कहाँ की होती है, वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है। तो एक बार हम जरा थोड़ा सा कंपैरिजन करें। एक जिनको हमने पहले कहा, हम कुछ रिएक्टेंट लेते हैं, उसको हम गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद वो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उनको हमने कहा था थर्मल रिएक्शंस। और दूसरे प्रकार की रिएक्शन ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करके और दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में आखिर क्या अंतर है और इनमें क्या क्या समानता है अथवा असमानता है, उनको देखें आप। तो यहाँ वैसे लिख लेते हैं, यहां तो लिखे हम थर्मल रिएक्शंस, थर्मल रिएक्शंस, और इसके दूसरे पार्ट में हम क्या लिख लेते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये दो पार्ट हमने बनाए हैं। अब देखो आपको पहला ये समझ में आ गया, ये तो किससे होगा, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि ये जो रिएक्शंस होती हैं ये ऊष्मा के अवशोषण से संपन्न होती हैं, और ये किससे होंगी, बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। ये फोटोन के एब्जॉर्प्शन से होगी, और वो भी कौन से रीजन का होगा, 200 से 800 नैनोमीटर तक के रीजन का होगा, उसके अवशोषण से ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर दूसरा हम क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज हाई, कोफिशिएंट इज हाई, इसका मतलब ताप गुणांक का मान बहुत अधिक होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो, कोफिशिएंट इज वेरी, ताप गुणांक का मान बहुत कम होता है। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेचर से अफेक्टेड ही होती है, बहुत बहुत कम अफेक्टेड होती है, और ये टेम्परेचर से अफेक्टेड है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी हाई, ताप गुणांक का मान बहुत अधिक होता है, ताप का गुणांक का मान बहुत कम होता है। इनमें तीसरा देखें, डेल्टा जी इज नेगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होना कोई जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, इसमें कोई जरूरी नहीं है। ये सिंपल रिएक्शंस है, ये सामान्य सरल अभिक्रिया होती है, और ये कितनी होती है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, ये जटिल अभिक्रियाएं होती हैं। एक और अंतर देखें जो इंपॉर्टेंट है, कि इसमें कैटेलिस्ट काम आता है। कई ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें कैटेलिस्ट काम आता है, और कैटेलिस्ट को आप जानते हैं, कैटेलिस्ट वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। हमने पढ़ा कैटेलिस्ट आर दो केमिकल सब्सटेंसेज विच कैन एनहांस और इंक्रीज द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें कैटेलिस्ट काम आता है, या कैटेलिस्ट का इफेक्ट होता है, तो जब हम कोई उत्प्रेरक डालते हैं तो यह अभिक्रिया तेजी से संपन्न होती है। लेकिन इसमें हम देखें, इसमें कोई कैटेलिस्ट नहीं काम आता, बल्कि उसकी जगह क्या काम आता है, फोटो सेंसिटाइजर, प्रकाश संवेदी। दोनों में आप अंतर देख लो और समझ लो। कैटेलिस्ट कभी भी, यदि दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो कैटेलिस्ट उनके बीच में रिएक्शन नहीं करा सकता है। ऐसा नहीं होगा दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे, हमने कैटेलिस्ट डाला और वो रिएक्शन हो जाए। केवल कैटेलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है। लेकिन यदि हम फोटोसेंसिटाइजर की बात करें, प्रकाश संवेदी की बात करें, तो यदि कोई दो रिएक्टेंट आपस में फोटोन के एब्जॉर्प्शन के बाद में इरिडिएट नहीं हो पा रहे हैं और रिएक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कोई फोटोसेंसिटाइजर सब्सटेंस लेते हैं, कुछ प्रकाश संवेदी पदार्थ लेते हैं। वो प्रकाश संवेदी पदार्थ या फोटोसेंसिटाइजर वो निश्चित रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, एक निश्चित ऊर्जा अथवा तरंग दैर्घ्य उन रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा, और एब्जॉर्प्शन करके इरिडिएट होगा, और फिर अपनी एनर्जी उनको दे देगा रिएक्टेंट्स को जो रिएक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो फोटोसेंसिटाइजर दो रिएक्टेंट्स जो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन उनके बीच में नहीं हो रही है, उसको कर सकता है। लेकिन कैटेलिस्ट दो रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन को नहीं करा सकता है। बात समझा जी। लेकिन यहाँ कैटेलिस्ट का कोई रोल नहीं है, कैटेलिस्ट कोई काम नहीं आता, बल्कि यहाँ पर क्या काम आता है, फोटोसेंसिटाइजर काम आता है। यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो लगभग कितनी की होती है, ये होती है 10 to the power 4 से 10 to the power 6 कैलोरी की, और उसमें कुल मिलाकर 20 से 200 कैलोरी एनर्जी पर ये रिएक्शन
हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसका एनर्जी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, केवल किसका, वो रेडिएशन उन रीजन की रेडिएशंस के ऑब्जर्वेशन करता है, उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा है थर्मल रिएक्शंस ये डार्क में, अंधेरे में संपन्न हो सकती है। इसके लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। लाइट मतलब मेनली तो ये विजुअल रीजन की है, 400 से 750 नैनोमीटर तक की, कुछ भाग यूवी 200 से 400 नैनोमीटर, और कुछ भाग होता है ये IR का 750 से 800 नैनोमीटर्स का। तो आपने देखा ये थर्मल रिएक्शंस हैं जिनको हम सामान्यतः अभी तक पढ़ते आए हैं और लैब में करते चले आए हैं। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो फोटो रेडिएशंस के यानी कि विजुअल यूवी और IR रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से कंप्लीट होती हैं, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती हैं। इसको और फिर अपन गहराई से एक और बात समझते हैं। देखो आप लोगों को ये मालूम है जो टोटल जो मॉलिक्यूलर एनर्जी है वो टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होते हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी, और एक वाइब्रेशन लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल होते हैं, तो वो रोटेशनल एनर्जी में समाहित रहती है। तो हम कहें कुल ऊर्जा किस में रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा इसमें समाहित रहती है। तो ये जो ऊर्जा का अवशोषण होता है जब वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो क्या करेगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करता है। बात को फिर ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये जो ऊर्जा का अवशोषण है, ये एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है, ये कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि एक पैकेट अथवा बंडल के रूप में होता है। और आप जानते हैं छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए हैं कि उस पैकेट अथवा बंडल को क्या कहते हैं, हम एक क्वांटा कहते हैं, एक फोटोन कहते हैं। तो उस क्वांटा अथवा फोटोन का वो एब्जॉर्प्शन करता है, वो जो भी रिएक्टेंट है, और कहाँ जाएगा, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कौन सी रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है, जैसे हमने कहा 200 से 800 नैनोमीटर तक की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करेगा और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत हमने किसके बारे में जाना, हमने जाना फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, ये किस प्रकार से होती है। अब इसके बारे में दो छोटे छोटे लॉ हैं, उनके नियम है, एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, उनको आप समझ लो। देखो पहला जो कहलाता है वो कहलाता है ग्रोथस-ड्रैपर लॉ। पहला नियम जो कहलाता है वो लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आता है। इसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, प्रकाश रसायन के नियम। इसमें पहला कौन सा है, ग्रोथस-ड्रैपर लॉ। ग्रोथस-ड्रैपर का नियम, अब इसको थोड़ा सा समझे फिर आपको ये नियम समझ में आ जाएगा। छोटे बिल्कुल जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं इसमें इसको पूछते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कोई एक रिएक्शन मीडियम, यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यहाँ से वो रेडिएशंस आ रही है उस रीजन की, ये रेडिएशंस आई, इसका कुछ भाग तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको हम IR से रिप्रेजेंट कर दें। टोटल रेडिएशन को मान लीजिए हम IO से रिप्रेजेंट करें। कुछ भाग इसका क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसको हम IA से रिप्रेजेंट कर दें, और रेस्ट भाग इसका क्या होगा, इसका ट्रांसमिट हो जाएगा या ये पारगमित हो जाता है। तो ग्रोथस-ड्रैपर ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो टोटल रेडिएशन जो इसके ऊपर आ रही है उसका कुछ भाग रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित हो जाता है, और शेष जो बचा हुआ भाग है वो ट्रांसमिटेड या पारगमित हो जाता है। तो ग्रोथस-ड्रैपर ने कहा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन तीन पार्ट्स में से केवल जो एब्जॉर्ब पार्ट है वही रेस्पॉन्सिबल है। ओनली एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ रेडिएशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। उस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए वो जो अवशोषित विकिरण है उसका केवल अवशोषित भाग, कितना उसका अवशोषण हुआ है वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कितना भाग ट्रांसमिट हुआ, कितना भाग इसका रिफ्लेक्ट हुआ, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी जो जितनी रेडिएशंस आ रही हैं उनके में से केवल जो उसका एब्जॉर्ब पार्ट है, अवशोषित भाग है, वही फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होता है। तो एक तरह का ये क्वालिटेटिव रिलेशन है। ये नहीं बताता कि कितना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, उससे कितने मॉलिक्यूल इरिडिएट हुए, ये कोई मात्रात्मक विश्लेषण या क्वांटिटेटिव नहीं बता रहा, बल्कि क्या बता रहा है, ये क्वालिटेटिव बता रहा है, गुणात्मक विश्लेषण बता रहा है। उसमें क्या है, केवल जो अवशोषित भाग है, प्रकाश का अवशोषित भाग है,
दिस इज ओनली द रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, यही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी है। तो आपके एग्जाम में ये छोटे, मैंने कहा भाई शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा तो आप लिख दोगे प्रकाश विकिरण जो आती है उसके 3 भाग बता देना, फिर कहता इसमें से केवल अवशोषित भाग ही इस प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा जो इसमें नियम आता है वो कहलाता है स्टॉर्क आइंस्टीन लॉ, या इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसे प्रकाश रासायनिक तुल्यता का भी नियम भी कहते हैं, या इसको हम स्टॉर्क आइंस्टीन नियम भी कहते हैं। स्टॉर्क और आइंस्टीन का नियम ये क्या कहता है, देखो ये बताता है मात्रात्मक संबंध। इसने ये कहा कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कह रहे हैं, वो एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा, उससे केवल एक मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, या एक मॉलिक्यूल का ही इरिडेशन होगा। फिर सुने बात ध्यान से, उन्होंने कहा कि एक मॉलिक्यूल के इरिडेशन के लिए, उसके एक्साइटेशन के लिए, उसको लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाने के लिए केवल एक फोटोन रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, यानी एक से वो इरिडिएट होता है। तो ये क्या बता रहा है, ये मात्रात्मक संबंध या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहा है। उन्होंने क्या कहा, हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, hν अथवा Nhν, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। n यहाँ पर क्या है, एवोगाड्रो नंबर, h यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पर हम जानते हैं क्या है, फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति है। और ये आप जानते हो न्यू इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन लैम्डा, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा आप जानते हो क्या है, वेवलेंथ। ये हम पढ़कर आए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू NhC अपॉन लैम्डा। ये E एब्जॉर्ब लाइट, वो जो रेडिएशन है। अब n एवोगाड्रो नंबर, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखें कि 6.022 इंटू 10⁻23। आप जानते हो एवोगाड्रो नंबर यही है। h यहाँ पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, तो 6.62 इंटू 10⁻34, और c यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्डा। बात समझ में गई। अब इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1.196 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिख रहा है। तो हम लिखे E इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ। E इक्वल टू हमारे पास आया 1.197 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी का कैलकुलेशन किया एक फोटोन की। इस फोटोन का वो एब्जॉर्प्शन करता है, और एब्जॉर्प्शन करने के बाद में लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है और इरिडिएट होता है, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टॉर्क आइंस्टीन ने क्या कहा, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है, वो ये समझाता है कि एक मॉलिक्यूल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सीखा आज फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फोटोकेमिस्ट्री क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं, वो थर्मल रिएक्शन से किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार अलग हैं। फिर उसके बाद हमने दोनों में कंपैरेटिव स्टडी की, और कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद में फिर हमने देखे प्रकाश रसायन के नियम, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। उसमें पहला देखा हमने ग्रोथस-ड्रैपर लॉ, और दूसरा देखा हमने लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, जिसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम अथवा स्टॉर्क आइंस्टीन का नियम। पिछले एपिसोड में हमने नए चैप्टर की शुरुआत की थी, फोटोकेमिस्ट्री यानी कि प्रकाश रसायन। उसमें हमने देखा था कि फोटोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा था कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस और थर्मल रिएक्शंस इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें क्या अंतर है, ये सीखा था। और उसके बाद फिर हमने लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री या प्रकाश रसायन के नियम सीखे थे। इसमें पहला था ग्रोथस-ड्रैपर लॉ, ग्रोथस-ड्रैपर का नियम, और दूसरा था लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, जिसे स्टॉर्क और आइंस्टीन लॉ भी कहते हैं, स्टॉर्क तथा आइंस्टीन का नियम। इतना हमने पहले एपिसोड में सीख लिया था। दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन या अवशोषण के नियम। आपको याद हो तो हमने कहा था कि कोई भी मॉलिक्यूल रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करता है। रेडिएशंस कौन सी वाली, 200 से 800 नैनोमीटर की।
उनका एब्जॉर्प्शन करके कहा जाता है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। और उसके बाद जब वो निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तब वो किस में कन्वर्ट होगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट या उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। और ऐसी रिएक्शंस फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। तो उसमें हमने ये सीखा था कि मान लीजिए कोई एक रिएक्शन मीडियम है, उस रिएक्शन मीडियम में जो भी रेडिएशंस आ रही हैं, आप याद करो ये हमने देखा था, मान लीजिए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IO से। तो हमने कहा था सर कुछ भाग तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट अथवा परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग इसका एब्जॉर्ब हो जाता है जिसको हमने IA कहा था, और शेष भाग इसका पारगमित या फिर ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये परावर्तित भाग है, ये अवशोषित भाग है, और ये कैसा है, ये पारगमित भाग है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं IO = IR + IA + IT। ये कुल कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन किया है, जो तीव्रता है विकिरण की, उसमें कुछ भाग इसका क्या हो गया, परावर्तित, कुछ भाग अवशोषित और शेष भाग पारगमित हो गया है। अब इसमें से जैसे जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है या परावर्तित भाग है, ये होता है बहुत कम। ये कितना होता है, less than 4%, 4% से कम होता है। तो इसको हम नेग्लिजिबल स्मॉल मानकर छोड़ देते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IO = IA + IT। तो IA बराबर क्या हो गया, ये हो गया IO - IT। इसको समझो, कुल जितनी भी रेडिएशंस आ रही है, यदि उसमें से हम पारगमित भाग को हटा दें, क्या कर दें, उसमें से ट्रांसमिटेड पार्ट को हटा देते हैं, तो कितना बच जाएगा, एब्जॉर्ब पार्ट। तो एब्जॉर्ब कितना हुआ, आपतित विकिरण में से जो पारगमित हुई है उसको माइनस कर दो, तो क्या आ गया हमारे पास में, एब्जॉर्ब पार्ट आ गया। ये अवशोषित भाग है। इसके लिए कुछ नियम दिए गए, उसमें जो पहला नियम है वो कहता है लैम्बर्ट्स लॉ या लैम्बर्ट का नियम। इसको समझते हैं, ये कहलाता है लैम्बर्ट लॉ या लैम्बर्ट का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है व्हेन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेडिएशन इज इंसिडेंटेड अपॉन होमोजेनियस मीडियम, देन डिक्रीज इन इंटेंसिटी of incidented radiation is proportional to the intensity of incidented radiation। कठिन लग रहा होगा, बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, सरल करके समझाता हूँ, बिल्कुल सरल भाषा में। पहले एक बार हिंदी में बोल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सरल करके समझाऊंगा, फिर वापस से इसको बोलूंगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। कि जब कभी भी कोई एक वर्णीय प्रकाश की विकिरण किसी समांगी माध्यम पर आपतित होती है, तो प्रकाश पथ की लंबाई के साथ उस विकिरण की तीव्रता में कमी आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब इसको समझो, बिल्कुल सरल तरीके से, फिर यही लाइन बोलूंगा, आपके समझ में आ जाएगी। जैसे मानो समझे, ये एक रिएक्शन मीडियम है, इसमें जो भी रेडिएशन है उसका इंसिडेंस हो रहा है, वो आ रही है, वो आपतित हो रही है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये नियम क्या कहता है, ये कहता है जैसे जैसे ये रेडिएशन इसमें आगे चलेगी, जैसे जैसे ये विकिरण इस पथ पर चलेगी, प्रकाश के पथ पर चलेगी, वैसे वैसे इसका क्या होता जाएगा, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता चला जाएगा। तो एक वर्णीय प्रकाश की विकिरण जब किसी समांगी माध्यम पर आपतित हो रही है, समांगी होमोजेनियस मीडियम में, तो क्या हुआ, इसका इस रेडिएशन का एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है, इसका भाग अवशोषित होता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे प्रकाश पथ अपनी लंबाई तय कर रहा है, वैसे वैसे इसका अवशोषण होता चला जाता है। तो कितना अवशोषण होगा, ये किस पर निर्भर करेगा, जो आपतित विकिरण की तीव्रता है। आपतित विकिरण की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंटेड रेडिएशन जितनी ज्यादा होगी, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। तो बात समझ में आ गई कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन मीडियम पर कोई रेडिएशन आई, तो उसमें जितना भाग अवशोषित होगा, कितनी मात्रा अवशोषित होगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, कि जो इंसिडेंटेड रेडिएशन है, जो आपतित विकिरण है, उसकी तीव्रता कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा तीव्रता होगी, अवशोषण उतना ही अधिक होगा। अब मैं वही लाइन बोल के बताऊंगा, अब आपके समझ में पूरा आ जाएगा। व्हेन मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेडिएशन, जब एक वर्णीय प्रकाश की विकिरण इंसिडेंटेड अपॉन होमोजेनियस मीडियम, जब समांगी माध्यम पर आपतित होती है, then absorption of incidented radiation is proportional to the intensity of incidented radiation। तो उस विकिरण का अवशोषण आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होता है।
बात समझ आ गई। जब एक वर्णी प्रकाश की विकिरण किसी समांगी माध्यम पर आपतित होती है तो प्रकाश पथ की लंबाई के साथ उसकी तीव्रता में उत्पन्न कमी आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये लैम्बर्ट का नियम कहलाता है। अब इसका कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन सीखो। हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू। बात को समझो, देखो यहाँ मानो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कहेंगे एक्स है, वो जो पूरा जो रिएक्शन मीडियम बनाया उसकी दूरी कितनी एक्स है। यहाँ क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, क्योंकि ये जो पूरी लंबाई दिखाई है वो कितनी, जितना प्रकाश चला वो एक्स है। अब इसमें छोटी सी दूरी कितनी हो गई, dx, जो छोटी छोटी जो dx मिलाकर और ये टोटल कितनी हो जाएगी, x। तो जब ये dx डिस्टेंस ट्रेवल करेगी लाइट तो उसमें बहुत छोटा सा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, di। टोटल एब्जॉर्प्शन आई कह दिया तो हमने कह दिया di अपॉन dx। थोड़ी सी दूरी तय करने पर बहुत स्मॉल अमाउंट में रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्योंकि डिक्रीज हुई है तो हमने साइन क्या लगा दिया, माइनस। किस पर डिपेंड कर रही है, हमने कहा था इंसिडेंटेड रेडिएशन की इंटेंसिटी पर। तो माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। अब ये आपको मतलब समझ में आ गया होगा यहाँ पर ये क्यों लिखा है कि छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कारण से थोड़ा सा उसमें एब्जॉर्प्शन हुआ है, माइनस साइन लगाया और किसके प्रोपोर्शनल टू है, आई के। इसको और कैसे लिख सकते हैं कि माइनस डी आई अपॉन आई इज प्रोपोर्शनल टू डी एक्स। आई को इधर ले आए, डी एक्स को इधर ले गए, या इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के डी एक्स। के हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, व्हेन आई इज इक्वल टू आई जीरो से आई इज इक्वल टू आई डी तक। समझो, देखो इनिशियल स्टेट क्या है जब आई बराबर आई जीरो है, फाइनल स्टेट क्या है जब आई इक्वल टू आई टी है। शुरू में ये एब्जॉर्प्शन जो इंसिडेंटेड पार्ट है और लास्ट में ये ट्रांसमिटेड। तो हमने लिखा इनिशियल लिमिट क्या है, आई इक्वल टू आई जीरो, और फाइनल लिमिट क्या है, आई इक्वल टू आई टी। इनिशियल लिमिट आई इक्वल टू आई जीरो कब है, जब एक्स इक्वल टू जीरो है, और फाइनल लिमिट कब है, जब एक्स इक्वल टू एक्स है। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करें, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस लॉगरिथम ऑफ आई टी अपॉन आई जीरो, ये बराबर किसके हो गया, के एक्स के। बात समझ आ रही है, यहाँ क्या है, आई टी है आई जीरो, तो माइनस लॉगरिथम ऑफ आई टी अपॉन आई जीरो इक्वल टू के एक्स। ठीक है, या इसका माइनस साइन हटाएं तो लॉग आई जीरो पर आई टी कर देंगे, ये रिवर्स हो जाएगा, इक्वल टू के एक्स। यहाँ तक बात समझ गई। हम ये पहले सीख कर आए और हम जानते हैं कि जब लॉग टू द बेस को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 2.303 लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इज इक्वल टू के एक्स, या इसको इधर ले आओ तो लॉग आई जीरो अपॉन आई टी, इसको अलग दिखा देते हैं, जीरो अपॉन आई टी, ये बराबर किसके आ गया, के अपॉन 2.303 इंटू एक्स। अब ये पूरा हो गया कांस्टेंट, तो हम क्या लिख देंगे इसको, लॉग आई जीरो अपॉन आई टी, या इसको ए भी लिखते हैं या इसको ओ डी भी लिखते हैं, ये बराबर किसके हो गया, के, एक नया कांस्टेंट आ गया, के अपॉन 2.03 के डैश इंटू एक्स। ये जो लॉग आई जीरो अपॉन आई टी है ये क्या कहलाता है, ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहलाता है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या अवशोषण गुणांक, ये एब्जॉर्टिविटी अवशोषणांक, या ये ओडी मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशिक घनत्व कहलाता है। तो लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू ए इक्वल टू ओडी इक्वल टू क्या आ गया, के डैश एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स। यानी कि जितना प्रकाश लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे प्रकाश ट्रेवल करता जाएगा, ये प्रकाश या लाइट जैसे जैसे ट्रेवल करती चली जाएगी वैसे वैसे ये लॉग आई जीरो अपॉन आई टी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यानी कि अवशोषणांक का मान बढ़ता चला जाएगा। वापस से वही दिमाग में वो डायग्राम बनाएं कि जैसे जैसे लाइट ट्रेवल करेगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, भाई ये कह रहा है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बढ़ेगा, किस पर डिपेंड करेगा, एक्स पर डिपेंड करेगा। तो ये नियम किसका कहलाता है, लैम्बर्ट का नियम, या इसको लैम्बर्ट लॉ कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब दूसरा सुनो, दूसरा आता है बियर्स लॉ, बियर का नियम। बियर्स लॉ या बियर का नियम। अब इन्होंने क्या कहा, बियर की बात सुनो, वो ये कहते हैं कि लैम्बर्ट ने कहा था कि जैसे जैसे लंबाई
तय करेगी, प्रकाश पथ तय करेगा, वो लाइट ट्रेवल करेगी, वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा। यानी कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है, कितना प्रकाश ने दूरी तय की है उस रिएक्शन मीडियम में। बात समझे। अब बीयर ने क्या किया, बीयर ने क्या किया, दो ऐसे लिए जिनमें दोनों में प्रकाश की जो ट्रेवल की दूरी थी, जो लाइट ट्रेवल कर रही है, वो तो क्या था, समान लिया, लेकिन एक में कंसंट्रेशन कम ली, एक में कंसंट्रेशन ज्यादा ले ली। बात समझ में आ रही है। क्या किया उन्होंने, एक में सांद्रता कम ली, एक में सांद्रता ज्यादा ले ली, लेकिन जितना रिएक्शन मीडियम है, जितनी लाइट को ट्रेवल करना है, वो दूरी समान ले ली। तो जिसमें कंसंट्रेशन ज्यादा थी उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया। बात समझ में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यदि लैम्बर्ट के अनुसार ये केवल उस लाइट ट्रेवल जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उस डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा होता तो ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में एब्जॉर्प्शन ज्यादा क्यों हो गया। फिर उन्होंने कहा कि उनके अनुसार when monochromatic beam of light is incidented upon homogeneous medium then absorption coefficient is proportional to the concentration of solution या concentration of reaction medium। जब एकवर्णी प्रकाश की विकिरण किसी समांगी माध्यम पर आपतित होती है तो अवशोषणांक उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। वो कह रहे थे क्या, प्रकाश पथ की लंबाई के समानुपाती होता है। उसने कहा नहीं, हमने लंबाई तो दोनों में समान ली है, डिस्टेंस समान ली है, लेकिन यहां हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, सांद्रता को बढ़ा दिया। तो सांद्रता जिसमें ज्यादा हो गई, कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा हो गई, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो इनके अनुसार क्या गया, log I0 upon IT, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, log I0 upon IT इक्वल टू A इक्वल टू OD इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ लिखे K और X की जगह क्या लिख दिया, C मतलब कंसंट्रेशन। इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन मीडियम। अवशोषणांक उस रिएक्शन मीडियम या अभिक्रिया माध्यम की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे अवशोषणांक का मान भी बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद वापस से बात आई, उन्हें लैम्बर्ट ने कहा यदि हम क्या करें, दोनों की सांद्रताएं समान ले लें, कंसंट्रेशन दोनों की समान ले ली, एक में डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा और एक में डिस्टेंस ट्रेवल कम हो, तो जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा थी उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया। तो उन्होंने कहा अगर सांद्रता पर निर्भर कर रहा होता तो दोनों में समान होना चाहिए था, तो जिसमें डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा हुई उसमें ज्यादा होगा। तब फिर दोनों ने मिलकर एक नियम दिया जिसको बियर्ड लैम्बर्ट लॉ कहते हैं या लैम्बर्ट बियर्ड लॉ कहते हैं। वो क्या है उसको समझो। देखो तीसरा नियम कहलाएगा बियर्ड लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्ड लैम्बर्ट का नियम। इन्होंने क्या कहा, अब दोनों ने मिलकर नियम दिया, उन्होंने कहा कि दिस log I0 upon IT और दिस इक्वल टू A इक्वल टू OD इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू S। तो ये क्या था, ये तो था log I0 अपॉन IT, ये प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू था KC। अब बात को समझो, इन्होंने एक कह रहा है सांद्रता पर निर्भर करता है, एक कह रहा है प्रकाश पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। तो दोनों ने मिलकर नियम दे दिया कि प्रकाश पथ में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। समझो, when monochromatic beam of light is incidented upon homogeneous medium then absorption coefficient is proportional to the number of particles present in the reaction medium। जब एकवर्णी प्रकाश की विकिरण किसी समांगी माध्यम पर आपतित होती है तो अवशोषणांक उस प्रकाश पथ में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो दोनों ने मिलकर दिया तो क्या गया, प्रोपोर्शनल टू C/X, या हम कहें log I0 upon IT इक्वल टू A इक्वल टू OD, और ये बराबर किसका गया, एप्सिलॉन CX। एप्सिलॉन यहां पर क्या कहा है, एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ये याद रखें, इस पर क्वेश्चन आता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, अवशोषण गुणांक। तो ये जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, यदि इसको हम समझें, यदि क्या हो C इक्वल टू 1, सांद्रता कितनी हो, यूनिट हो, इकाई हो, हम क्या मान लीजिए जैसे 1 ग्राम पर लीटर मान लीजिए हो। X इक्वल टू क्या हो, मानो 1 सेंटीमीटर, इसको भी यूनिट ले लें, तो log I0 अपॉन IT ये किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन के, ये अवशोषण गुणांक के बराबर हो जाएगा। तो एग्जाम में आता है कि अवशोषण गुणांक किसे कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन
concentration of homogeneous solution is 1 gram per liter and distance traveled by light is 1 centimeter, then absorption coefficient ये क्या कहलाता है, ये एप्सिलॉन कहलाता है। इनको मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहते हैं या मोलर विलोपन गुणांक भी कहते हैं। तो मोलर विलोपन गुणांक क्या हुआ कि जब किसी भी रिएक्शन मीडियम की अभिक्रिया माध्यम की सांद्रता इकाई हो और प्रकाश क्या करे, एक यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करे, एक निश्चित इकाई दूरी तय करे, तो अवशोषण गुणांक को मोलर विलोपन गुणांक कहते हैं। और यहाँ कंसंट्रेशन किस पे ले लेंगे, मोलरिटी में ले तो ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर विलोपन गुणांक कहलाता है। तो दोनों ने मिलकर नियम दे दिया कि किस पर डिपेंड करेगा एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंटेड रिएक्शन मीडियम, उस अभिक्रिया माध्यम में उस प्रकाश पथ पर कितने पार्टिकल या कण उपस्थित है। यदि प्रकाश पथ की लंबाई ज्यादा है तब भी कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, सांद्रता ज्यादा है तब भी कणों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो सीधे सीधे उन्होंने कहा कि ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, और फिर उसको दिया C/x और उससे एप्सिलॉन यानी कि मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर विलोपन गुणांक की मान निकाल लिया। कुछ इसकी लिमिटेशंस है उसको भी देख लें, यहाँ पर ध्यान समझ लें कि रिएक्शन मीडियम जैसे हम बार बार बोल रहे हैं होमोजीनियस या समांगी होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन सभी जगह समान होना चाहिए। नंबर 2 लाइन आप ध्यान करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ रेडिएशन, जो विकिरण उस पर आ रही है वो कैसी होनी चाहिए, एक वर्णी प्रकाश की विकिरण होनी चाहिए। तीसरा, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, तनु सॉल्यूशन या तनु विलयन होना चाहिए। ये कंसंट्रेट सॉल्यूशंस में ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट बात, यदि रेडिएशन उस रिएक्शन मीडियम पर आती है तो उस रिएक्शन मीडियम का ना तो कोएगुलेशन होना चाहिए, ना तो स्कंदन होना चाहिए, ना ही मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा ना हो रेडिएशन आए और मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, रिएक्टिव मॉलिक्यूल, वो रिएक्शन ही ना करें। तो इस प्रकार से ना तो कोएगुलेशन होना चाहिए, ना ही मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होना चाहिए। तो लिमिटेशन समझ में आ गई है आपको। और एक और बात कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, अभिक्रिया के दौरान ताप स्थिर रहना चाहिए। तो रेडिएशन मोनोक्रोमेटिक हो, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, होमोजीनियस हो, टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट रहे, और रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के बाद में कोएगुलेशन अथवा मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो आज के एपिसोड में हमने क्या देखा, लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के नियम। इसमें पहला हमने देखा लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट का नियम, फिर देखा हमने बियर्स लॉ, बियर का नियम, फिर दोनों ने मिलकर दिया बियर लैम्बर्ट्स लॉ, वह देखा, और उसके बाद इसकी लिमिटेशंस देखी। धन्यवाद। हमने इस चैप्टर में अब तक 2 बातें सीखी। एक तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, फोटोकेमिकल रिएक्शन और थर्मल रिएक्शन, इनमें डिफरेंस, इनमें अंतर क्या है दोनों में, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। हमने फोटोकेमिस्ट्री के लॉज देखे थे, इसमें था ग्रोथस ड्रेपर लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, जिसे स्टॉर्क आइंस्टीन का नियम भी कहते हैं। इसके अलावा जब सेकंड एपिसोड चलाया था तब हमने देखा था लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के नियम, जिसमें लैम्बर्ट्स लॉ, फिर बियर्स लॉ, फिर लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। इन तीनों को देखने के बाद फिर हमने एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की बात की थी, जिसको हम मोलर विलोपन गुणांक या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और ये बताया था कि एग्जाम में मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट आए तो किस प्रकार लिखना है। और फाइनली जब हमने बात की थी लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन में, तो उसकी लिमिटेशंस की बात की थी। आज हम बात करेंगे जैबलोंस्की डायग्राम। इसको समझने की कोशिश करें कि जब कभी भी कोई भी रिएक्शन मीडियम, कोई भी अभिक्रिया माध्यम या कोई भी पदार्थ फोटो रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करता है, प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करता है, तो उसमें फोटोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं, फोटोफिजिकल चेंजेस भी होते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि वो एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या करेगा, वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा या हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो ऐसे जाने से उसमें फोटोफिजिकल चेंजेस भी होते हैं, फोटोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो उन फोटोफिजिकल चेंजेस और फोटोकेमिकल चेंजेस को किसके द्वारा समझाया गया, जैबलोंस्की डायग्राम के द्वारा समझाया गया। तो आज हम क्या करेंगे कि जैबलोंस्की डायग्राम किस प्रकार बनाते हैं उसको सीखेंगे, और उसके बाद इसमें किस प्रकार से हम चेंजेस का आते हैं उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं जैबलोंस्की डायग्राम बनाऊंगा, आप उसको ध्यान से देखते जाएं। ये जैबलोंस्की डायग्राम अगर एग्जाम में आता है तो आपको किस प्रकार बनाना है, और साथ साथ चाहें तो बनाने की इसकी प्रैक्टिस भी करते चले जाएं।
ये ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं। इसको फर्स्ट सिंगलेट स्टेट कहते हैं। इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। फर्स्ट सिंगलेट स्टेट को, ये सेकंड सिंगलेट स्टेट है और ये थर्ड सिंगलेट स्टेट, ये सिंगलेट स्टेट है। यहां पर लिख देता हूं मैं, ये तो है फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, ये सेकंड सिंगलेट स्टेट है और ये है थर्ड सिंगलेट स्टेट। अब देखो आप, ये रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन होगा। इसको मैं लिख देता हूं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। तो यहां से ये एब्जॉर्प्शन के बाद में ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में भी जा सकता है, ये सेकंड सिंगलेट स्टेट में भी जा सकता है और ये थर्ड सिंगलेट स्टेट में भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन हुआ है इसकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये एब्जॉर्प्शन के बाद में फर्स्ट सिंगलेट, सेकंड सिंगलेट या थर्ड सिंगलेट स्टेट में भी जा सकता है। इधर ही हम ट्रिपलेट स्टेट बनाते हैं। वैसे ही ये फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट होगी, ट्रिपलेट, ये सेकंड ट्रिपलेट और ये थर्ड ट्रिपलेट स्टेट। यहां एब्जॉर्प्शन नहीं होता। होता क्या है कि यहां से ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा और ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में, इसी प्रकार से ये भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग इसके द्वारा ये सेकंड सिंगलेट स्टेट में, और इसी प्रकार ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ISC इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ये ट्रिपलेट स्टेट में पहुंचेगा। यहां से ये रेडिएशंस वापस आएंगी तो उसको फ्लोरोसेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंस, ये रेडिएशंस ऐसे जा रही है एब्जॉर्प्शन के बाद में, ये वापस एमिशन के बाद में फ्लोरोसेंस। और अगर ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसको फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। यहां देखें तो ये इंटरनल क्रॉसिंग कहलाता है, इंटरनल क्रॉसिंग, यह भी इंटरनल क्रॉसिंग है। यहां भी अगर ये थर्ड ट्रिपलेट से एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के इमिशन के बाद आता है तो ये भी इंटरनल क्रॉसिंग कहलाते हैं। ये इंटरनल क्रॉसिंग्स कहलाते हैं। ये एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है, ये एनर्जी। अब इसको समझ लें, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डायग्राम कैसे बनाना है एक बार वापस समझाता हूँ। ये ग्राउंड स्टेट है, यहां से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, ये एब्जॉर्प्शन दिखा रखा है। एब्जॉर्प्शन के बाद में ये फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, सेकंड अथवा थर्ड, इस प्रकार से सिंगलेट स्टेट में जा सकता है एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बाद में, ठीक है। यदि ये इंटरनल क्रॉसिंग के द्वारा ये सेकंड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में आता है तो इसको इंटरनल क्रॉसिंग कहते हैं। और यदि फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से एनर्जी के एमिशन के द्वारा ये ग्राउंड स्टेट में वापस से आता है तो इसको फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति कहते हैं। इसी प्रकार से ये थर्ड सिंगलेट से थर्ड ट्रिपलेट, सेकंड सिंगलेट से सेकंड ट्रिपलेट और फर्स्ट सिंगलेट से फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा तो उसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं।
और यहाँ भी ये थर्ड ट्रिपलेट से सेकंड ट्रिपलेट में और सेकंड ट्रिपलेट से फर्स्ट ट्रिपलेट में इमिशन के द्वारा जब एनर्जी इमिशन के द्वारा आता है तो इसको इंटरनल क्रॉसिंग, जैसे यहाँ कहा था उसी प्रकार से इंटरनल क्रॉसिंग कहेंगे। और यदि ट्रिपलेट स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो यहाँ ये क्या कहलाता है, फॉस्फोरेसेंस, जिसे हिंदी में स्फुरदीप्ति कहते हैं। ये प्रतिदीप्ति कहलाता है फ्लोरोसेंस और ये कहलाता है फॉस्फोरेसेंस स्फुरदीप्ति। इसको हम और बता सकते हैं, ट्रिपलेट स्टेट को इस प्रकार दर्शाते हैं, ये फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट है, ये सेकंड ट्रिपलेट स्टेट और इसी प्रकार से ये थर्ड ट्रिपलेट स्टेट है, ट्रिपलेट स्टेट। तो जेबलोंस्की डायग्राम आपको जब एग्जाम में बनाने को आए तो इस प्रकार से आप पूरा जेबलोंस्की डायग्राम बना देंगे और बनाने के बाद में फिर इसका हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन या इसका हम वर्णन लिखते हैं। तो यहाँ आपके 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट आई हैं उसको हम समझ लें, फिर उसके बाद और आगे के एपिसोड में बात करेंगे। एक तो हमने कहा सिंगलेट स्टेट और एक कहा ट्रिपलेट स्टेट। इसको 2 बातों को जरा ध्यान से समझो, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। सिंगलेट स्टेट का मतलब क्या, इसको ध्यान से समझें। हिंदी में इसको एकक अवस्था भी कहते हैं या इसको सिंगलेट स्टेट कहेंगे। तो सिंगलेट स्टेट का मतलब ये है कि जब एक, हम जानते हैं एक सब ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन यदि क्या है कि जैसे एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, एक क्लॉकवाइज कर रहा है और दूसरा कैसा कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो इनका टोटल स्पिन 0 हो जाएगा। ऐसे समझे, जैसे मानो मैं यहाँ लिख कर दिखाता हूँ कि S टोटल स्पिन बराबर क्या होगा, ये S1 प्लस S2। अब पहले वाले का कितना होगा स्पिन, प्लस हाफ, और दूसरे वाले का प्लस कितना होगा, माइनस हाफ। आप समझ रहे हैं ना, एक माना क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, दूसरा कितना है, माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन का कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ तो बात समझा गई, ये टोटल स्पिन का क्या हो गया, 0। तो जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं उसका फॉर्मूला है 2s प्लस 1, 2s प्लस 1, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 ये बराबर कितना हो गया, 1। तो यदि वे एक क्लॉकवाइज स्पिन है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को दर्शा रहे हैं, तो इसका हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को किससे दिखाएंगे, इसका निकाल कर दिखेंगे तो 1 आएगा। इस कारण से इसको कहा सिंगलेट स्टेट। कोई कई बच्चों के दिमाग में बात आती है सिंगलेट है, सिंगलेट बाद फिर ट्रिपलेट क्यों आया, डबलेट क्यों नहीं आया, तो इस कारण से इसको सिंगलेट कहा। अब ट्रिपलेट को समझो, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस हाफ, अगर ये भी एक ही डायरेक्शन में तो इसका भी प्लस हाफ, तो टोटल स्पिन कितना हो गया, 1 प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ। तो ये आप किसके लिए निकाल रहे हैं, ट्रिपलेट स्टेट के लिए। तो स्पिन, टोटल स्पिन कितना हुआ, 1, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी करेंगे तो यहाँ जाएगा S इक्वल टू 2s प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, इसका मतलब कितना आ गया, ये 3 आ गया। इसलिए ये क्या स्टेट कहलाती है, ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। तो यहाँ हम जो सिंगलेट और ट्रिपलेट बता रहे हैं, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को बता रहा है, चक्रण बहुलता को बता रहा है। यदि सिंगलेट स्टेट है, यहाँ हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, यहाँ दोनों ही क्लॉकवाइज स्पिन दिखा रखे हैं। यहाँ देखिए आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही क्लॉकवाइज है। तो इस कारण से स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट में 3 निकल कर आ रही है, और यहाँ हम देख रहे हैं ये 1 है। इसी कारण से इसको सिंगलेट स्टेट और इसको ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। इतना हमें जेबलोंस्की डायग्राम बनाकर फिर हमें सीखना है। अब इसके ही आगे हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। धन्यवाद। फोटोकेमिस्ट्री में पिछले एपिसोड नंबर 3 में हमने जेबलोंस्की डायग्राम बनाना सीखा था कि जेबलोंस्की डायग्राम को किस प्रकार बनाते हैं। वहाँ हमने यह सीखा था कि एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है, सिंगलेट स्टेट के बारे में जाना था और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में जाना था, और बताया था इनको कि सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी के बारे में है या चक्रण बहुलता के बारे में है। यहाँ आज हम जेबलोंस्की डायग्राम का डिस्क्रिप्शन सीखेंगे, जिसमें हम रेडिएटिव ट्रांजिशन और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की बात करेंगे, और विशेष रूप से जो हम बात करेंगे जो रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं उनमें फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस की, जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति की। जेबलोंस्की डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखते समय हमें इस पर 2 बातों पर विशेष ध्यान देना है। इस जेबलोंस्की डायग्राम में 2 तरह के हमें इमिशन दिखते हैं, एक कहलाता है रेडिएटिव इमिशन और एक कहलाता है नॉन रेडिएटिव इमिशन। हिंदी में कहते हैं विकिरणी संक्रमण या विकिरणी उत्सर्जन, और एक कहलाता है अविकिरणी उत्सर्जन। समझ रही है? तो 2 तरह के हैं, एक तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन
या उसको हम कहते हैं अविकिरणी संक्रमण, और ये कहलाता है विकिरणी संक्रमण या रेडिएटिव ट्रांजिशन। नाम से ही आपके समझ में आ रहा होगा कि एक में तो रेडिएशंस का इमिशन होगा, जो विकिरणी संक्रमण है या रेडिएटिव ट्रांजिशंस कह रहे हैं उनमें रेडिएशंस या विकिरणों का उत्सर्जन होगा, और दूसरे वाले में अविकिरणी संक्रमण या नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं, इनमें विकिरणों का या रेडिएशंस का इमिशन नहीं होगा। तो पहले बात करें नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की, अविकिरणी उत्सर्जन की, उनमें पहला है इंटरनल क्रॉसिंग। इंटरनल क्रॉसिंग में आपने देख रहे हैं कि थर्ड सिंगलेट स्टेट से सेकंड सिंगलेट स्टेट में आ रहा है और सेकंड से फर्स्ट सिंगलेट में आना। इसी प्रकार से थर्ड ट्रिपलेट से सेकंड ट्रिपलेट और सेकंड ट्रिपलेट से ये फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट में जो आ रहा है ये क्या कहलाता है, इंटरनल क्रॉसिंग कहलाता है। एक ही स्टेट में ऊपर वाले से यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना, इसको इंटरनल क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई रेडिएशंस का इमिशन नहीं होता, बल्कि थर्मल इमिशंस होते हैं। यहाँ अब देखो हायर से लोअर एनर्जी लेवल में तो आ रहा है, तो किस प्रकार का इमिशन होगा, ये थर्मल इमिशंस होंगे, ऊष्मीय उत्सर्जन होते हैं, रेडिएटिव इमिशंस नहीं है। तो ये नॉन रेडिएटिव इमिशंस कहलाते हैं। और इसमें कुल लगने वाला जो समय है वो 10⁻⁻11 सेकंड से 10⁻�9 सेकंड्स के बीच होता है। समय देख लें कितनी शीघ्रता से ये होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आना, और किस एनर्जी का इमिशन किसके रूप में, थर्मल एनर्जी के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जन होता है। और समय लगता है इसमें 10⁻11 सेकंड से 10⁻9 सेकंड्स। दूसरा इसी प्रकार का नॉन रेडिएटिव इमिशन है, वो कहलाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आना, सिंगलेट से ट्रिपलेट में, सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में आना, तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। और इसमें भी जो एनर्जी का इमिशन हो रहा है, आप देखिए यहाँ से ये लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, इससे भी ये लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो एनर्जी का इमिशन ये थर्मल एनर्जी के रूप में करते हैं। हम क्या थर्मल इमिशंस होते हैं, यहाँ पर रेडिएटिव इमिशंस नहीं होते, तो ऊष्मीय उत्सर्जन होते हैं, विकिरणी उत्सर्जन नहीं होते। और इसमें जो लगने वाला समय है वो है 10⁻⁻6 सेकंड से 10⁻⁻4 सेकंड। इसके तुलना में थोड़ा सा समय ज़्यादा, वो था 10⁻⁻11 सेकंड से 10⁻�9 सेकंड्स, और ये है 10⁻⁻6 सेकंड से 10⁻⁻4 सेकंड्स। तो इन दोनों इमिशंस को हम नॉन रेडिएटिव इमिशन या अविकिरणी संक्रमण या उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें जो ऊष्मा का जो उत्सर्जन होता है वो थर्मल एनर्जी के रूप में या ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम रेडिएटिव इमिशन या विकिरणी संक्रमणों की। तो विकिरणी संक्रमण जैसे आप पहले यहाँ देख रहे हैं कि यदि फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से कहा रहा है वापस ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंस, और हिंदी में कहते हैं प्रतिदीप्ति, फ्लोरोसेंस या प्रतिदीप्ति। और यदि ये ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं, फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो इसको हम कहते हैं फास्फोरेसेंस, या ऐसे कहते हैं प्रतिदीप्ति, सॉरी स्फुरदीप्ति। ये प्रतिदीप्ति है, स्फुरदीप्ति, ये फ्लोरोसेंस और ये फास्फोरेसेंस। अब हमें करना क्या है कि एग्जाम में क्या आता है, या तो जेब वेलोसिटी डायग्राम पूरा आता है, तो पहले आप जेब वेलोसिटी डायग्राम को बना दीजिए, उसके बाद इसके नॉन रेडिएटिव इमिशंस को बताइए, फिर रेडिएटिव इमिशंस, और फिर फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस में डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है, इनका तुलनात्मक अध्ययन। या तो ये बड़ा क्वेश्चन के रूप में आता है लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस में, या कई बार क्या करते हैं केवल फ्लोरोसेंस के बारे में पूछ लेते हैं, या केवल फास्फोरेसेंस के बारे में किस पर शॉर्ट नोट लिखें, या दोनों का कंपेरिजन, फ्लोरोसेंस का और फास्फोरेसेंस का, यानी कि प्रतिदीप्ति का और स्फुरदीप्ति का भी कंपेरिजन आपस में पूछ लेते हैं। तो हम समझे यहाँ पर फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस, इनका कंपेरिजन समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूरा होगा। फ्लोरोसेंस जैसे मैंने कहा, फ्लोरोसेंस के बारे में क्या लिखोगे कि यदि इमिशन फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है तो उसको फ्लोरोसेंस या फिर प्रतिदीप्ति कहते हैं। यदि ये ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है तो उसको फास्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहते हैं। यहाँ जो ये समय लगता है वो कम लगता है, इसमें समय ज़्यादा लगता है। समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। जैसे ही लाइट सोर्स कोई आएगा, लाइट सोर्स किसी सब्सटेंस पर, किसी पदार्थ पर गिरेगा, तो ये तुरंत फ्लोरोसेंस इमिशन करेगा, तुरंत। ये आपने देखा होगा, आप जाते हैं वो जो रोड्स पर सिग्नल्स लगे रहते हैं, वहाँ जो रिफ्लेक्टर लगे रहते हैं, या जिनसे हमें पता चलता है, जैसे ही हमारे किसी भी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ती है तो तुरंत वो चमकते हैं, ऐसे आपने देखा होगा जो लगे हुए हैं। तो वो क्या है, वो फ्लोरोसेंस है। उसमें क्या है कि जैसे ही उस पर लाइट सोर्स पड़ेगी वो तुरंत इमिशन करेंगे।
तो ये फ्लोरोसेंस है, ये जैसे ही इससे लाइट सोर्स हटाओगे ये फ्लोरोसेंस बंद हो जाएगा। लेकिन फॉस्फोरेसेंस का जो समय है वो 10⁻⁻⁴ सेकंड से और ये 20 सेकंड्स तक होता है। इसका मतलब क्या होगा कि लाइट सोर्स हटाने के बाद भी कुछ सेकंड्स तक ये फॉस्फोरेसेंस या जिसको हम स्फुर दीप्ति कहते हैं दिखाई देती रहती है। कारण आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तो फ्लोरोसेंस में देखें तो पहले एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद में तुरंत यही इमिशन हो गया, तो इसमें समय कम लगेगा। जैसे ही लाइट सोर्स हटाएंगे जो रेडिएटिंग सोर्स है जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो तुरंत यहाँ भी यह भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ कभी एब्जॉर्प्शन ट्रिपलेट स्टेट में नहीं है, तो पहले यहाँ ये एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से इंटरनल क्रॉसिंग या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ट्रिपलेट स्टेट में जाएगा और ट्रिपलेट स्टेट से फिर वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो इस कारण से इसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो ये लगता है 10⁻⁻⁴ सेकंड से 20 सेकंड्स तक, जबकि इसका जो समय है वो 10⁻⁻�6 सेकंड से 10⁻⁻2 सेकंड्स तक का है। और ये जैसे ही लाइट सोर्स हटता है या रेडिएंट सोर्स हटता है तुरंत ये बंद हो जाता है। तो फॉस्फोरेसेंस में पहला डिफरेंस हमने क्या देखा कि यह ग्राउंड फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना, फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से और इसमें ग्राउंड स्टेट में आना, पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा, ये लाइट सोर्स हटाते ही ये बंद हो जाएगा, ये लाइट सोर्स हटाने के भी कुछ सेकंड्स तक रहता है। तीसरा देखें, यहाँ जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो या तो विजिबल रीजन की रेडिएशंस का होता है या अल्ट्रावायलेट। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था जब पहला एपिसोड पढ़ाया था कि रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन 200 से 800 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। तो यहाँ जो रेडिएशंस हो रहा है वो पूरा विजिबल रीजन और उसके साथ साथ कौन सा अल्ट्रावायलेट रीजन, पराबैंगनी क्षेत्र और दृश्य क्षेत्र की विकिरणों के अवशोषण के कारण से होता है। यहाँ ये जो फॉस्फोरेसेंस है ये अल्ट्रावायलेट रीजन यानी पराबैंगनी क्षेत्र और विजिबल का केवल वायलेट रीजन, पूरा नहीं विजिबल का, केवल वायलेट रीजन। फिर समझना दोनों में अंतर, ये तो यूवी और विजिबल दोनों रीजन की रेडिएशंस के एब्जॉर्प्शन से होगा, ये यूवी प्लस विजिबल में केवल वायलेट इससे होगा। तीसरा अंतर समझ में आएगा। चौथा ये कि फ्लोरोसेंस सॉलिड, लिक्विड अथवा गैसियस मटेरियल कैसा भी हो, ठोस भी हो सकता है, वो द्रव भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, उसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि फास्फोरेसेंस अधिकांशतः ठोस के द्वारा या सॉलिड्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये इसमें और अंतर आपको इस पर समझ में आ होगा। यहाँ तो कौन सा आ रहा है, एक तो यूवी रीजन है और साथ साथ विजुअल रीजन है, जबकि इसके लिए यूवी रीजन और केवल कौन सा वायलेट कलर ये। और चौथा हमने देखा कि ये जो फ्लोरोसेंस है ये सॉलिड, लिक्विड अथवा गैस किसी के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर ये किसके, केवल सॉलिड्स के द्वारा होता है। अलग अलग रीजन की रेडिएशंस में हमें अलग अलग कलर के फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस हमें दिखाई देते हैं। और यह भी आपके समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही रेडिएशंस का एब्जॉर्प्शन करेगा तो कुछ एनर्जी थर्मल एनर्जी के रूप में निकल जाएगी, तो रेस्ट एनर्जी जो फ्लोरोसेंस अथवा फॉस्फोरेसेंस के रूप में इमिशन हो रही है वो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन से कम होगी। जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उससे इसका जो इंटेंसिटी होगी या जो एनर्जी होगी जो कम होगी। तो एनर्जी कम, हम जानते हैं एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जो इमिटेड रेडिएशंस है जो फ्लोरोसेंस अथवा फॉस्फोरेसेंस के रूप में निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ हमेशा एब्जॉर्प्शन वाली वेवलेंथ से ज़्यादा होगी। ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि एनर्जी कम होगी। कुछ एनर्जी किस में निकल गई, थर्मल एनर्जी के रूप में निकल गई। तो इसीलिए जो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के रूप में जो इमिशन हो रहा है, रेडिएटिव इमिशंस हो रहा है, विकिरणीय संक्रमण हो रहा है या विकिरणीय उत्सर्जन हो रहा है, तो उसमें ये जो एनर्जी होगी, जो रेडिएशंस होंगी उनकी वेवलेंथ निश्चित रूप से ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी तरंगदैर्घ्य कम होती है। तो आपको ये जब पूरा जेवलॉन्स्की डायग्राम क्या आए तो आप उसमें पहले नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस बताएंगे, फिर रेडिएटिव ट्रांजिशंस बताएंगे और उसमें फिर क्या करेंगे, फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। और यदि केवल फॉस्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस के बारे में लिखने को आए तो इनमें दोनों में अंतर भी बता सकते हैं या फिर हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरा जेवलॉन्स्की डायग्राम यहाँ समझाना है। धन्यवाद। फोटोकेमिस्ट्री में इससे के पहले 4 एपिसोड्स में हमने फोटोकेमिकल रिएक्शंस, थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन में डिफरेंस, फिर उसके बाद में लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, फिर लॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, जेवलॉन्स्की डायग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ जेवलॉन्स्की डायग्राम और इसके अलावा फास्फोरेसेंस और फ्लोरोसेंस के बारे में पढ़ा था। इस एपिसोड 5 में हम जानेंगे क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि। इसको समझने का प्रयास करेंगे क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि है क्या।
आपको याद हो तो जब मैं स्टॉर्क आइंस्टीन लॉ पढ़ा रहा था, जिसको लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस भी कहते हैं, उस समय ये कहा था कि किसी भी रेडिएशंस के एक फोटोन या एक क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है। फिर सुने ध्यान से कि एक फोटोन या एक क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है, फिर जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये हमने कहा था ये प्राइमरी प्रोसेस में होता है। तो किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में प्राइमरी प्रोसेस में एक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा और फोटोन के एब्जॉर्प्शन के बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो उस समय यदि हम देखें तो क्वांटम यील्ड 1 या 1 होगी, जिसको हम यूनिट भी कह सकते हैं। तो इससे हमारे क्या समझ में आया, क्वांटम यील्ड क्या है? क्वांटम यील्ड है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट अपॉन एब्जॉर्ब्ड क्वांटा कि एक दिए गए निश्चित समय में कितने फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ है और उससे कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। ये क्वांटम यील्ड कहलाती है या क्वांटम लब्धि कहलाती है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है कि कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन वो हमेशा केवल प्राइमरी प्रोसेस में ही कंप्लीट हो जाए। प्राइमरी प्रोसेस के बाद में बहुत सारे सेकेंडरी प्रोसेसेस भी होते हैं, द्वितीयक प्रक्रम जिन्हें कहते हैं। प्राथमिक प्रक्रम के साथ साथ फोटोकेमिकल रिएक्शन में कुछ द्वितीयक प्रक्रम या सेकेंडरी प्रोसेसेस भी होते हैं। तो उन सेकेंडरी प्रोसेसेस के कारण से क्वांटम यील्ड की वैल्यू या तो 1 से कम हो जाती है या 1 से ज़्यादा हो जाती है। हमें वही समझना है। सामान्यतः जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो 0 से लेके 10⁵ और 10⁶ तक हो जाती है। अब डिफरेंस देखें, हम क्या करें कि स्टॉर्क आइंस्टीन नियम के अनुसार क्वांटम यील्ड 1 होनी चाहिए थी, यानी कि एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से एक मॉलिक्यूल एक्साइट होकर एक्साइटेड प्रोडक्ट स्टेट में जाकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में जब हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि क्वांटम यील्ड 0 से लेकर 10⁵ और 10⁶ तक ये वेरी कर जाती है। तो हमें पहले क्वांटम यील्ड को समझना है, फिर हम समझेंगे क्वांटम यील्ड, हाई क्वांटम यील्ड क्या होती है और लो क्वांटम यील्ड क्या होती है, हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है और लो क्वांटम यील्ड के क्या कारण है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो हाई क्वांटम यील्ड की कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें हाई क्वांटम यील्ड मिलती है और कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें लो क्वांटम यील्ड मिलती है। तो पहले हम समझें क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि। ये जो क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि है, क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर अभी हमने क्या बताया, ये क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा एब्जॉर्ब्ड क्वांटा या फिर फोटोन। कि किसी दिए गए समय में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसमें कितने क्वांटा का या फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और अपॉन एब्जॉर्ब्ड आइंस्टीन, इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको हम 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अपॉन एब्जॉर्ब आइंस्टाइन। इनसे हम किसी से भी, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कितने मॉलिक्यूल, रिएक्टिव मॉलिक्यूल एक दिए गए समय में, एक निश्चित समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं और उस समय कितने फोटोन या कितने क्वांटा या आइंस्टीन का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और उससे हम क्या निकाल लेते हैं, क्वांटम यील्ड निकाल लेते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि जरूरी नहीं है, फोटो जो केमिकल लॉ था जिसको हम स्टॉर्क आइंस्टीन लॉ भी कह रहे थे या फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ भी था, उसके अनुसार तो कितनी होनी चाहिए थी क्वांटम यील्ड 1। वो कब होनी चाहिए थी,
केवल जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो केवल प्राइमरी प्रोसेस में हो जाए। देखिए यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि फोटोकेमिकल रिएक्शन बहुत कम ऐसी हैं जो प्राइमरी प्रोसेस में होती हैं, अधिकांश रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें कि सेकेंडरी प्रोसेस भी होता है। तो हमें ये समझेंगे कि सेकेंडरी प्रोसेस में फिर हमने कहा कि ये जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 10 टू द पावर या 10 टू द पावर 5 या 6 तक हो जाती है। तो हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, यानी कि जो 1 से बहुत ज़्यादा मिल रही है उसके क्या कारण है, और लो क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, उसका हम समझें। तो पहले हम देखते हैं कॉजेज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड। कॉजेज ऑफ हाई क्वांटम यील्ड। उच्च क्वांटम लब्धि के क्या कारण है, इसको समझिए। प्राइमरी प्रोसेस में तो निश्चित है कि एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ कब, जब एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर दिया, ठीक है। लेकिन प्राइमरी प्रोसेस के बाद में सेकेंडरी प्रोसेसेस भी होते हैं। तो यदि पहला मैं कहूं कि यदि वो रिएक्शन चेन रिएक्शन हो तो भी हाई क्वांटम यील्ड मिलेगी। चेन रिएक्शन का मतलब समझो, जैसे मानो एक मॉलिक्यूल ने क्वांटा या फोटोन का या आइंस्टाइन का एब्जॉर्प्शन किया, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, वो उत्तेजित अवस्था में चला गया। अब ये मॉलिक्यूल चेन रिएक्शन करेगा, ये अगले मॉलिक्यूल को एनर्जी देगा, वो उससे अगले वाले को देगा। ऐसी रिएक्शंस जो एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, जो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं, जो चेन रिएक्शंस होती हैं, एब्जॉर्ब तो हुआ एक ही क्वांटा, लेकिन वो बहुत सारे मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ हमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि प्राइमरी प्रोसेस के लिए तो यूवी अथवा विजिबल रीजन की रेडिएशंस की आवश्यकता है, यानी कि वो तो लाइट में होगी, वो तो प्रकाश में होगी। लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस के लिए किसी प्रकार के हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो अंधेरे में भी हो सकती है। प्रकाश है तो ठीक है, लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस तो अंधेरे में भी हो सकता है, जो जिससे कि यील्ड कम अथवा ज़्यादा हो रही है। तो ये पहला रिएक्शन हमने क्या कहा कि यदि चेन रिएक्शन होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, तभी क्वांटम यील्ड 1 से अधिक हो जाएगी। और हमने अधिकांशतः देखा है जो चेन रिएक्शन होती हैं उनमें क्वांटम यील्ड 10 टू द पावर 5 से 10 टू द पावर 6 तक या 10 पावर 3, 10 पावर 2 इतनी तक हो जाती है। दूसरा क्या हम कहें कि ये जो एब्जॉर्ब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गिव्स एनर्जी टू अनदर मॉलिक्यूल। अब बात समझो, एक मॉलिक्यूल ने फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, एक्साइटेड स्टेट में गया, इससे पहले कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता अपनी एनर्जी दूसरे को देगा और वो दूसरा वाला भी कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। यदि कोई मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी, उसने फोटोकेमिकल रिएक्शन से ज़्यादा एनर्जी मिली, उसमें से कुछ तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई और रेस्ट को क्या किया उसने, उसको वो दूसरे मॉलिक्यूल को देगा। तो यदि ऐसी स्थिति भी होगी कि कोई एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा वो प्रोडक्ट दूसरे मॉलिक्यूल को दे जाए, तभी वो किसमें क्वांटम यील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तीसरा क्या कि एक्साइटेड मॉलिक्यूल गैस डिकम्पोज और डिसइंटीग्रेट। अब इसको समझो कि मॉलिक्यूल एक है, उसने एक फोटोन या एक क्वांटा का एब्जॉर्प्शन किया और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले वो डिसइंटीग्रेट हो गया या डिसोसिएट हो गया या हम क्या डिकम्पोज हो गया। तो वो क्या करेगा, वो एक से अधिक मॉलिक्यूल बना देगा और वो सभी मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तब भी क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से अधिक हो जाती है। तो ये वो सब कारण हैं जिनसे क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से अधिक होती है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिनसे कि क्वांटम यील्ड 1 से कम हो जाती है। कॉजेज ऑफ लो क्वांटम यील्ड। कम क्वांटम लब्धि के कारण, इसको समझें। पहला कारण तो ये कि मॉलिक्यूल गिव्स एनर्जी टू नॉन रिएक्ट या अनरिएक्टेड मॉलिक्यूल। इसको हम इनर्ट मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इनर्ट मॉलिक्यूल, अणु अपनी ऊर्जा किसको दे दे, इनर्ट मॉलिक्यूल को दे दे, अक्रिय अणु को दे दे, तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्वांटम यील्ड 1 से कम हो जाएगी। दूसरा जो कि हमने पहले भी सीखा था, या तो हम क्या
या फिर फास्फोरेसेंस। मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करे क्वांटा को या स्टीम को, और वो बिना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट हो जाए, वो फ्लोरोसेंस या फास्फोरेसेंस के रूप में निकालते हैं। तीसरा ISC या फिर IC, इसको भी हम पहले सीख चुके हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग या फिर इंटरनल क्रॉसिंग। इससे भी क्या करें, वो थर्मल इमिशंस करें, थर्मल इमिशंस, और इससे भी क्वांटम यील्ड 1 से कम हो जाती है। तो ये वो कारण है कि जिनसे कि क्वांटम यील्ड 1 से कम हो जाएगी। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी रिएक्शंस हैं, और ये सब कब होगा, ये सब होगा सेकेंडरी प्रोसेस में। प्राइमरी प्रोसेस में तो एक के ऑब्जर्वेशन से एक ही मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, वहां तक क्वांटम यील्ड 1 होगी। लेकिन सेकेंडरी प्रोसेस हो जाने के कारण से क्वांटम यील्ड 1 से अधिक अथवा 1 से कम हो जाती है। और हम ये देख लेते हैं ऐसी कुछ रिएक्शन जिनमें क्वांटम यील्ड 1 से ज़्यादा होती है, हाई क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शन, उनके एग्जाम्पल, और लो क्वांटम यील्ड रिएक्शंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहले हम देख रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हाई क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड, उच्च क्वांटम लब्धि के उदाहरण। इसमें देखें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराएं क्लोरीन से, तो क्या बनेगा COCl2 पॉजिटिव, और इसके लिए जो क्वांटम यील्ड फाई की वैल्यू है वो 10⁵, ये क्वांटम यील्ड है। ठीक है, इसी तरह से H2 + Cl2 और इसकी रिएक्शन 2HCl, तो इसकी फाई की वैल्यू 10⁴ से 10⁶ तक होती है। इसी प्रकार से और देखें जैसे H2O2, ये कन्वर्ट हो रहा है 2H2O + O2, और इसके लिए क्वांटम यील्ड की वैल्यू लगभग 7 के आसपास है। ये बहुत हाई क्वांटम यील्ड की रिएक्शंस है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं लो क्वांटम यील्ड के, आप इसको नोट कर लें सर। फॉर एग्जांपल देखते हैं लो क्वांटम यील्ड। इसमें देखिए H2 + Br2 और 2HBr, और फाई की वैल्यू 0.01 होती है। जैसे मैंने कहा कि मिनिमम कितना होगा 0 और अधिकतम कितना होगा 10⁵ से 10⁶ तक, तो इसके जो फाई की वैल्यू है 0.01 है। इसी तरह से 2NH3, ये कन्वर्ट किसमें होगा N2 + 3H2 में, और इसके लिए जो फाई की वैल्यू है 0.2 है, 0.2। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम है। कुछ ऐसी रिएक्शंस में जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 होती है, ऐसा नहीं है कि 1 नहीं होती। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हेन फाई इज अप्रॉक्सीमेटली 1, इसके एग्जांपल देखें तो उसका जैसे 2HI, ये कन्वर्ट हो रहा है H2 + I2 में, 2HI H2 + I2 कन्वर्ट हो रहा है। इसकी फाई की वैल्यू लगभग कितनी है, इसके लिए 1 है, लगभग फाई की वैल्यू 1 है। इसी तरह से हम लिखे Fe3 + 2Fe3 + I2, ये HU, और ये कन्वर्ट हो रहा है 2Fe2 + 2I-, यहाँ लिखते 2+ और ये 3+। हाँ, अब ठीक है, तो इसके लिए फाई की वैल्यू 1 है, फाई की वैल्यू 1। तो वो रिएक्शन है जिनमें कि फाई की वैल्यू 1 होती है। तो अब आप बात को समझ गए होंगे क्वांटम यील्ड क्या है। क्वांटम यील्ड प्राइमरी प्रोसेस के लिए 1 होती है, सेकेंडरी प्रोसेस होने पर ये क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से अधिक अथवा 1 से कम हो जाएगी। यह बात भी समझ में आ रही है। फिर हमने देखा कि हाई क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, लो क्वांटम यील्ड के क्या कारण है, और फिर हमने देखा उसके बाद कुछ हाई क्वांटम यील्ड की रिएक्शन, कुछ लो क्वांटम यील्ड की रिएक्शन, और कुछ ऐसी जिनमें की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1 होती है। धन्यवाद।